अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन और ये इमरान हसन, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं, आपका दिन अच्छे से शुरू हुआ है। और अच्छे से शुरू नहीं भी हुआ तो किसी एक बात की वजह से अपने पूरे दिन को स्पॉइल करना ठीक नहीं है। होता ही है कि अल्लाह सुबह ऐसे हुआ कि आप बाहर निकले, किसी सिग्नल पे पहुंचे, किसी ने कुछ गाड़ी आपकी थोड़ी सी रगड़ दी, कोई बात किसी ने ऐसी कर दी, कोई तल्ख जुमले का तबादला हो गया और उसके बाद आपने कहा आज तो मेरा पूरा दिन ही बुरा है। बहुत सारे लोगों के साथ ये मसाइल होते हैं। मैंने ज़ाती तौर पे साइकोलॉजिकल मसाइल समझता हूँ। जैसे कहते हैं कुछ के आज सबसे पहले घर से निकलते मेरी फलां शख्स से मुलाकात हुई तो मेरा दिन ही अच्छा नहीं होगा। मेरे ख्याल में इन तोहमात से निकलना चाहिए। अच्छा, ये तोहमात क्यों होती है? एक मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि वाइब्स और एनर्जी एक इंसान की बड़ी आपको काउंट करती है। और समटाइम्स कुछ लोगों की एनर्जी आपको नहीं सूट कर रही होती, लेकिन स्टिल आपने भी बात की थोड़ी सी गाड़ी रग रही है। ये थोड़ी सी गाड़ी जो रग रही जाती है ना, दिल पे लगती है सीधी जाके। तो लाहौर में तो ये कॉमन है। नहीं, इट्स नॉट कॉमन। इवन इन कराची, मतलब मुझे लगता है कि हमारे दोनों इन बड़े शहरों का कल्चर है और रावलपिंडी वगैरह इनके पीछे पीछे आ रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि पॉजिटिव नोट पे दिन स्टार्ट होना चाहिए। आज हमने बहुत सारी अहम बातें करनी है। आज दिल के अमराज के हवाले से उसका आलमी दिन मनाया जा रहा है। सो ये कैसे हो सकता है कि मेडिकल के हवाले से कुछ अहम टॉपिक हो, कोई अहम मौजूद, हम उस पर फोकस न करें। हम इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन वो बात जो बाकायदा हमने करनी है उससे पहले की बात यह है कि अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं और अपना जो लाइफ स्टाइल है इसके ऊपर हम सबको काम करना है। ये जब तक हम तब्दील नहीं करेंगे, ये बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। और आपको अपनी डाइट लाइफस्टाइल में थोड़ी ऑल्ट्रेशंस करनी पड़ेंगी, तभी जाकर आप हेल्दी और फिट लाइफ गुजार सकते हैं। इस पर जी डिटेल में बात होगी, पॉलिटिकल हैपनिंग्स पे भी बात होगी, सेगमेंट्स भी होंगे, लेकिन आगाज में बताएंगे आप। अच्छा, हेडलाइंस बताएंगे आपको। देखती हूँ मैं आपको। बरतानवी अदालत के फैसले पर नून लीग और हुकूमत के अपने अपने दावे, मामला मजीद उलझ गया। ईवीएम और आई वोटिंग का मामला, वजीर आज़म ने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। ओपोजिशन के साथ भी मुज़ाकरात की हिदायत। महंगाई से तनख्वाहदार तबका बुरी तरह मुतासिर। IMF ने भी बिजली, गैस और 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमराज़े क़ल्ब से बचाव का आलमी दिन, बीमारियों से बचाव और इलाज से मुताल्लिक प्रोग्राम में बात होगी। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी बताएंगी लाहौर में सियाहों की तफरीह के लिए साइट सीइंग बस सर्विस के बारे में। और ई-कॉमर्स पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में कैसे जगह बना सकता है, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। लाहौर की सैर भी कराएंगे आपको आज बस पे, लेकिन उससे पहले आपको सैर कराएंगे कुछ ऐवान इक़्तिदार की तो आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर। रोज़ाना हम कहते हैं मुल्क की सियासत में हलचल की बात करते हैं, इसका मतलब ये हलचल मुसलसल है। तो आज भी इसी की बात करेंगे। बरतानवी अदालत के फैसले के बाद हुकूमत और नून लीग आमने सामने है इस वक्त, और मामला हल होने के बजाय ऐसा लगता है मजीद उलझ गया है। दोनों जमातों की जानिब से भरपूर सियासी पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। मुस्लिम लीग नून बरतानवी अदालत के इस फैसले को अपने हक में इस्तेमाल कर रही है और पाकिस्तान में लीगी क़यादत के खिलाफ जो करप्शन केसेस हैं उसको भी झूठा करार दे रही है। और हुकूमत का जो एहतसाब का बयानिया है उसे दफन करने के दावे किए जा रहे हैं। जबकि अगर हुकूमत के मौक़िफ़ की बात करें तो अदालती फैसले पर मुस्लिम लीग नून को उनका कहना है कि अवाम को गुमराह कर रही है, हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन IVM जो कि मुसलसल डिस्कस हो रही है, और आई वोटिंग पर तो हुकूमत का दावा है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के मामले पर अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन के साथ बात आगे बढ़ रही है। इस दावे में कुछ हद तक ऐसा लगता है कि हकीकत भी है। बिल्कुल, अपोजिशन ने EVM समेत इलेक्शन रिफॉर्म्स पर पार्लिमानी कमेटी पर इत्तेफाक कर लिया है। गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए भी रजामंदी जाहिर कर दी है, जबकि गवर्नमेंट ने EVM और इलेक्शन रिफॉर्म्स पर इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला भी किया है। वज़ीर आज़म ने PTI की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है वो आज तलब किया है, जो आज दोपहर 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इलेक्शन कमीशन के साथ मामला भी कुछ ठंडा होने का दावा किया जा रहा है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म सवाती को खबरदार किया है कि इल्ज़ामात का 3 हफ्तों में जवाब जमा कराया जाए, वरना सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन रिफॉर्म्स पर अपोजिशन के साथ बातचीत
बातचीत को जो कह लें खैर मकदम किया और ये भी कहा कि गुफ्तगू वक्त ज़ाया करने की बजाय किसी मामले को जो कह लें हतमी नतीजे में पहुंचाने के लिए होनी चाहिए। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो मुशीर पार्लिमानी अमूर हैं डॉक्टर बाबर अबान और वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान साहब को हिदायत की है कि ईवीएम का मामला अपोजिशन के साथ मिलकर हल करें। और इसी पर आज हमारे गेस्ट भी हैं अली मोहम्मद खान साहब की, जो कि हमने बात वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान साहब उनको हम खुश आमदीद भी कहेंगे। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। अभी हम बात कर रहे थे कि बिलाखिर अपोजिशन ने भी इत्तफाकी राय के साथ आपके साथ टेबल टॉक करने का फैसला किया है। आप गवर्नमेंट रेडी है इस चीज के लिए? रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। और हिस्ब मामूल आपके सवाल से पहले मैं अपनी छोटी सी बात कर लूं। हमारे मुल्क के वो लोग जिन्होंने हमारी जिंदगी में खुशियां भरी और जो हमारी जिंदगी में रंग भरने का मौजब बने, जब उन पे तकलीफ हो तो हमें एज अ कौम उनके साथ खड़ा होना चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए। उमर शरीफ साहब अमेरिका, उनको ले गया है, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत दे। और हमारे 92 वर्ल्ड कप के हीरोज, आप दोनों शायद उस वक्त ज्यादा कम उम्र होंगे, मुझे याद है वैसे, क्योंकि मैं कॉलेज में था जब इंजमाम उल हक ने वो जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी 92 वर्ल्ड कप में। इंजमाम भाई का जो है और हार्ट का उनकी ट्रीटमेंट हुई है और सुना है कि अब बेहतर हैं, उनके लिए भी दुआ है। अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। हमने पहले दिन से एंगेज करने की कोशिश की। 8 से 7 साढ़े 7 महीने पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब के फोरम से ये बात की गई, अपोजिशन को दावत दी गई कि आप आएं और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ईवीएम, ओवरसीज वोटिंग पे आप हमसे बात करें। उसके बाद बहुत ही एक कैटेगोरिकल नो आया अपोजिशन की तरफ से, लेकिन हमने फिर भी हौसला नहीं हारा और जब सेनेट की कायमा कमेटी में ये बिल गया तो मैं इस बात को भी अप्रिशिएट करूंगा कि वहाँ चेयरमैन ताज हैदर साहब ने अच्छा उसको कंडक्ट किया और वहाँ हमने काफ़ी इनके साथ इंगेज किया और उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। बात इस जगह पे अड़ी, नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने उस कमेटी में ये बात की कि हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि 2023 में मुमकिन नहीं है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि 2023 में मुमकिन है। उस पर फिर इलेक्शन कमीशन के 37 पॉइंट्स आ गए, जिसके बाद थोड़े से मामला बिगड़ गए। लेकिन बहरहाल अभी जो पार्लिमानी कमेटी बनी है, वी आर होपफुल, हम इनको एंगेज करेंगे और उनको कायल करेंगे कि टेक्नोलॉजी जो है वो गैर सियासी होती है, मशीन गैर सियासी होती है, उनके इस्तेमाल करने वालों पे है। आए उसके लिए आप बात करें कि उसको किस तरह से आप मौसर बना सकते हैं। नंबर 2 जी, ये काम करने का आपका तरीका बड़ा दिलचस्प है। मैं इसको दिलचस्पी कहूंगा फिल वक्त कि पहले आप सिचुएशन को जरा हीटअप करते हैं, फिर उसके बाद नेगोशिएशंस की बात करते हैं। पहले हमने देखा कि बात नहीं होगी, बात करनी है तो करें। आपने खुद से लेजिस्लेशन की भी बात की कि जी हम जो जॉइंट सेशन के अंदर हम बिल मंजूर करवा लेंगे। इलेक्शन कमीशन को भी चैलेंज किया आपके वज़रा ने, लेकिन अब जब मामला ज़्यादा उसके अंदर हरारत आई है तो अब नेगोशिएशन की बात हो रही है। तो इस हरारत के बाद जो नेगोशिएशन होती है वो ज़्यादा पुरअसर होती है आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक, इसलिए आप करते हैं ऐसा? नहीं, मेरे ख्याल में कुदरत ही कुछ इस तरह से वो कराती है, पूरा जो निज़ाम चलता है। वैसे भी हम जो पाकिस्तानी हैं थोड़ा सा मसालेदार चीज़ें पसंद करते हैं, खाने में भी और ज़िंदगी में भी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी पार्लिमानी कमेटी में होपफुली कोई हम अच्छा वे फॉरवर्ड निकाल पाएंगे। और एक इसमें नुकता ये भी है कि अगर आप ईवीएम के हक में फर्ज करें नहीं भी हैं तो जो पिछला सिस्टम है उस पर भी तो आप रोते रहते हैं। उस पर भी तो सवाए 1971 का वो इलेक्शन जो एक डिक्टेटर ने याया खान साहब ने कराया था, उसके बाद से एक इलेक्शन मुझे बता दें। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वजीर आजम इस बात पे अटल है कि जो अगला इलेक्शन है उसमें 2 चीजें लाजमी होनी है एज पर प्राइम मिनिस्टर्स विल। एक वो चाहते हैं कि ईवीएम हर सूरत में आनी चाहिए और दूसरा वो इस पाकिस्तानी को हर सूरत में चाहते हैं कि वोट काट दिया जाए। तो अगर इन 2 चीजों से आप पीछे नहीं हटेंगे या इस पे कोई लचक नहीं दिखाएंगे तो ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि इन्हीं 2 चीजों के ऊपर स्ट्रांग रिजर्वेशन ऑपोजिशन की है। सोल्यूशन क्या है? कोई सोल्यूशन है इस वक्त टेबल के ऊपर इस मामले का? ये सोल्यूशंस तो होते हैं। देखें, हमने इसी के लिए तो कमेटी बनाई है कि ईवीएम पे इनके जो शिकायत हैं या उसके जो खदशात हैं उसका अजाला कैसे किया जाए। ये कहना कि इसका होना ही नहीं है वो तो नॉन स्टार्टर। आप आए, आप उस पर बैठे, बताएं कि आप उसमें क्या क्या समझते हैं कि किस तरह से इसको हैक किया जा सकता है। पहली बात तो ये इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है। तो एक मुल्क के अंदर लाखों ईवीएम्स को एक वक्त में कोई बगैर किसी इंटरनेट कनेक्शन के कोई किस तरह हैक कर सकता है? ये तो ऐसे है जैसे लाखों डब्बे आप
कोई गैर मरी ताकत के जरिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। उस पर दुनिया में ये चीज हो रही है, ये कोई नई साइंस नहीं है। दिस इज समथिंग विच हैज बीन प्रैक्टिस सिंस एजेस। कोई 30 साल पहले से ये जो है दुनिया में बहुत से मुल्कों में कोई बहुत ज्यादा सालों पहले 40 साल पहले के करीब ये चीजें बात में सामने आई। तो अगर हम ये लेके आना चाहते हैं तो इट्स नॉट री इन्वेंटिंग द व्हील, इट्स बेसिकली अ चॉइस, अ डिसीजन कि क्या हमने इससे करना है या नहीं। अगर करना है तो उसमें बहुत सी ऑप्शन है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हुकूमत ने खरीद के नहीं देनी, ये ईसी का वो है, डोमेन है, इलेक्शन कमीशन, उन्होंने खरीद के देनी है। कहां से खरीदनी है, कौन सी मशीन खरीदनी है, हमने सिर्फ पॉलिसी डिसीजन पार्लियामान ने करी कि हमने ईवीएम से जाना है। दूसरा, आई वोटिंग की जहां तक बात है, ओवरसीज देखें, अपोजिशन के दोस्तों के जहन में ये खदशा है कि जिस आदमी को थोड़ी सी बसीरत मिल जाए, कोई रोशनी मिल जाए, कोई दुनिया देख ले, कोई उसके पास इल्म आ जाए, दुनिया से बाखबर हो जाए, वो इमरान खान साहब की झोले में आया ही आया। बिल्कुल, ये देखें ये आप जहन से निकाल लें। आप क्यों समझते हैं कि जिस आदमी के पास जो है इल्म होगा, जो समझबूझ वाला होगा, वो सही इमरान खान को वोट करेगा? कैलिबर थोड़ा बढ़ाए करें। ओवरसीज पाकिस्तानी पे ये टैग लगा देना कि वो सिर्फ पीटीआई के वोटर हैं, उनसे भी ज्यादती है, बेशुमार उसमें और जमातों के भी लोग हैं, लेकिन उनको ये राइट, अगर फर्ज करे 100% के 100% पीटीआई के हैं, चलो मान लेते हैं, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उनका राइट नहीं? उनके पैसे तो बड़े पसंद है हमें वोट चलाने के लिए, पैसे तो बड़े उनके पसंद। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, चूंकि हमारे पास वक्त कम है, हम इस मामले पे तो आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ गया। शहबाज शरीफ साहब के जो केस बरतानवी अदालत ने जिसका फैसला दिया है और जिस पर अपोजिशन खुलकर कह रही है कि सारे इल्ज़ाम झूठे थे और उनको बरी ज़िम्मा या क्लीन चिट दे दी गई है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जो अपोजिशन का दावा है, गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है कि ये मामला पाकिस्तानी अदालत से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? उस फैसले में शहबाज साहब का नाम है, सुलेमान साहब का नाम है, शहबाज साहब का नाम है। हाँ, शहबाज साहब का नाम नहीं है, लेकिन इसमें ये नहीं, मैं ये नुकता सोच रहा था आते हुए ना, और मुझे मालूम था कि आप ये कहेंगे। जब उनके बेटों पे करप्शन आती है तो आप कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे बेटों का कारोबार था, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। आप कहते हैं बेटे कर रहे थे तो बाप को कैसे नहीं पता? तो आप अगर बेटों को छोड़ा है तो फिर बाप को ये लिवरेज भी तो देना सर। देखें, ये कोई अदालत का फैसला नहीं है। मैजिस्ट्रेट ने एज एन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि मैजिस्ट्रेसी के निज़ाम में जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव दोनों बैठते हैं, एज एन एग्जीक्यूटिव फैसला किया एनसीए ने कि उन्होंने इस केस को आगे और परसू नहीं करना। मेरिट्स पे ये डिस्चार्ज नहीं हुआ, ये एक एग्जीक्यूटिव फैसला है। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी या नैब के केसेस हैं, वो तो अपनी जगह मौजूद है। टीटीओ का चक्कर तो अपनी जगह उसी तरह पड़ा हुआ है। ठीक है, बहरहाल आप एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की भी जब इमरान खान साहब बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि नवाज शरीफ साहब अरबों के अपार्टमेंट में रहते हैं, वो कहते हैं इनके बच्चे अरबों के अपार्टमेंट में रहते हैं। तो यहाँ पे भी सर थोड़ा सा फिर मुझे बनता है। बहरहाल चले जी, ये जो अपार्टमेंट्स थे 90s में, अर्ली 90s में लिए गए, जब जो है मियां साहब के बच्चे और नवाज शरीफ साहब के बच्चे और मैं, हम सब बच्चे थे। आप तो उस वक्त शायद पैदा ही नहीं हुए थे। बच्चे अरबोंपति कैसे बन गए? सारे किसने पैसे दिए ना। ठीक चले, ये ओके लहदा मौजूद है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका मौके पर हम तक पहुंचा अली भाई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहे और इस अहम मौजूद पे हमसे बात की। अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दे रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग राइट के हवाले से। ये मामला किधर जाता है हम इसका फॉलोअप करते रहेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और बात करेंगे कुछ महंगाई के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, जो कि आवाम के ऊपर अभी भी जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है और बरकरार है। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतें आपको मालूम है मुसलसल बढ़ रही हैं। LNG 20 रुपये फ़ी किलो और महंगी हुई, जिसके बाद अब जो घरेलू सिलेंडर है उसकी मजमूई कीमत के अंदर 236 रुपये इजाफे तक के साथ उसकी जो कीमत है वो 2300 रुपये तक पहुँच गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में रवा माह में चौथी बार इजाफा हुआ है और वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज में शामिल जो सफ़ेद चने हैं जो आम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसमें 40 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया है, जो कि बहुत बड़ा इजाफा है। उसके अलावा हुकूमती कोशिशों के बावजूद चीनी की कीमत हुकूमत के हाथ में नहीं आ रही है, 105 रुपये से बढ़कर 110 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। हुकूमत की जानिब से जो वफाकी बजट है उसमें पेट्रोलियम लेवी का जो 610 अरब रुपये की हद मुकर्रर की गई थी उसके उसूल के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर इस वक्त
वक्त लेवी में बतदरीज जो इजाफा है उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। और इसके साथ साथ करंट अकाउंट खसारा भी, जिसके बारे में हम थोड़े पॉजिटिव थे कि वो कम हुआ है, वो भी बढ़ रहा है। और डॉलर की जो कीमत है उसमें भी और रुपए की कदर में कमी आ रही है, डॉलर महंगा हो रहा है। बिल्कुल, डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख में पहली बार 173 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि डॉलर महंगा होने से बैरूनी कर्जा 122 अरब डॉलर से भी तजावुज कर गया है। मौशी माहिरीन को खदशा है कि डॉलर की कीमत में इजाफे से दरामद की जाने वाली जो अशिया है वो भी मजीद महंगी हो जाएंगी। जबकि IMF ने भी डू मोर का मुतालबा कर दिया है, कह दिया है कि आटा, घी, चीनी, दाल और चावल के साथ साथ गैस और बिजली पर भी जो सब्सिडी दी गई है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि ताहम इतना सब कुछ जब हम महंगा सुन रहे हैं कि महंगा हो, गैस के बावजूद जो वफाकी वजीर हैं हमाद अजहर साहब, उन्होंने दावा किया है कि पूरी दुनिया में शाय खुर्नोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन हुकूमत सब्सिडी देकर अवाम को आलमी महंगाई से बचा रही है। इसी सारी सूरत हाल पे आज जी हमने हमारे साथ डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब मौजूद हैं। वो इन सब मसाइल से वाकिफ़ भी हैं और अक्सर चूँकि हमारे शो में इज़हार ख्याल करते रहते हैं, तो सवाल ज़्यादा तवील नहीं होगा। डॉक्टर साहब, सिचुएशन वही है और उससे ज़्यादा ख़राब हो रही है। हम अब जब हुकूमती वज़रा से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम कुछ हद तक परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ा रही हैं, हमने बढ़ाई है। आप भी इकोनॉमिस्ट इससे मुत्तफ़िक़ हैं कि परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ी है? हमें तो लगता है कि इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रही है वैसे परचेजिंग पावर नहीं बढ़ रही और ये गैप ही लोगों को बहुत तंग कर रहा है एक्चुअली। इमरान, ये गैप तो है और ये शायद मौजूद रहेगा। हुकूमत जो है वो सोशल प्रोटेक्शन उसमें बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस वक्त हमें थोड़ा सा अपनी जो सिचुएशन है उसको आलमी तनाज़र में देखना होगा। और आलमी तनाज़र के लिए आपको मैं जो 16 सितंबर का ब्लूमबर्ग का जो एडिटोरियल है उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं, जिसमें कि एडिटर्स जो हैं, ये एक बड़ा मौक़र जरीदा है, तो उसके एडिटर्स ने अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त का सारा मलबा पाकिस्तान पर डालते हुए दो चीज़ें का मुतालबा किया अमेरिकन हुकूमत से। उन्होंने कहा जी, एक तो पाकिस्तान को फाटक की ग्रे लिस्ट से ना निकलने दिया जाए जब तक कि पाकिस्तान जो है वो ये साबित नहीं कर देता कि उसने किसी भी जिहादी एलिमेंट को किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं की थी अफगानिस्तान में। और दूसरा उसने कहा कि जी IMF जो है, IMF को थोड़ा सा जो अपनी कंडीशनैलिटीज हैं उन पे स्ट्रिक्टली अमल दरामद करवाना होगा अगर पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज चाहिए। अब अगर आप इस तनाज़र में देखते हैं और फिर आप पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट को देखें, जो कि इस वक्त पहले 2 महीनों में अगर आप देखते हैं तो ऑलरेडी वो GDP जो है उसके तकरीबन 4% के लगभग पहुंच चुका है अगर इस स्पीड पे चलता रहेगा। तो उसको कम करने के लिए कुछ रेगुलेटरी ड्यूटीज, कुछ जो है लग्जरी आइटम उस पर लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये शायद काफ़ी नहीं होगा। IMF में रहना है, अगर IMF में रहना है तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो करना होंगी। वेवर नहीं मिलेगा इस दफ़ा, अगर वेवर नहीं मिलता है, IMF जो है वो टफ होती है, तो इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ IMF बल्कि वर्ल्ड बैंक और ADB ये दोनों अदारे भी पाकिस्तान को किसी किस्म के असिस्टेंस देने से इसका मतलब है कि ये मजीद जो है शिकंजा सब। और अभी ये जो फिगर्स मेरे सामने पड़ी हुई हैं इस वक्त, इसमें मजमूई तौर पर हमारी रेमिटेंसेस तो मुसलसल बढ़ रही हैं, लेकिन हमारी जो बरामदात है उसमें जो इंक्रीज़ है दैट इज़ 35.4, जबकि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो 67.8, ऑलमोस्ट डबल हैं जो हमारी इंपोर्ट्स हैं उसका, एक्सपोर्ट्स हैं उसका। तो इसका मतलब ये है कि ये जो खसारा है ये तो डॉक्टर साहब आगे भी हमें बढ़ता ही नज़र आता है। और गवर्नर स्टेट बैंक की भी एक रिसेंट स्टेटमेंट आई कि जो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, बेसिकली लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, इसलिए हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है। तो बेसिकली इसमें पॉलिसी लाइन क्या है देन, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? हम इस इन्फ्लेशन के लिए कर क्या रहे हैं इसको रोकने के लिए? इससे पहले जैसे आपके प्रोग्राम्स में बात हो चुकी कि वो 3 चीजें होती हैं जो कि हुकूमत के बस में होती हैं। रुपए की वैल्यू जो है उसको मार्केट के साथ लिंक करके अगर वो गिर रही हो तो उसको एक हद तक गिरने देना, उसके बाद इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना, और उसके साथ साथ जो फिस्कल गैप है, एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना और रेवेन्यू को बढ़ाना। अभी जो रेगुलेटरी ड्यूटीज की मद में तकरीबन $800 मिलियन के करीब माहाना इंपोर्ट्स को कर्टेल करने की कोशिश की जाएगी। इसमें ऑटोमोबाइल पे जो कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट हैं, जो गाड़ियां मुकम्मल तौर पे इंपोर्ट हो रही थी, उन पे शायद रेगुलेटरी ड्यूटी हो, जो महंगे फ़ोन हैं उन पे रेगुलेटरी ड्यूटी हो, जो पेट फूड है उस पे हो, कुछ खास किस्म की कॉस्मेटिक्स पे, इसी तरीके से कुछ जो पैक्ड फूड है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि अमूमी तौर पे
अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास की कंजम्पशन में आती हैं, उस पे रेगुलेटरी ड्यूटीज जो हैं उनमें इजाफे की इस वक्त एक सजेशन है। लेकिन उसका डॉक्टर साहब ऐसा आपको बेहतर, मुझसे खैर बहुत ही बेहतर पता है, उसका इतना कोई इम्पैक्ट आता नहीं है, क्योंकि वो लोग यू नो इफ समबडी हैज टू बाय एन एप्पल फोन और उसने वो 2.5 लाख का खरीदना है और वो 2.5 से अगर 3 लाख का भी हो जाता है तो लोग ले लेते हैं। ऐसे ही आपको मालूम है कि लोग 50 लाख की गाड़ी पे 5 लाख रुपए प्रीमियम दे के भी उसको खरीद लेते हैं जिसने खरीदनी है, तो उसका इतना इम्पैक्ट आता नहीं। खैर मैं आपकी तवज्जो, ये जो कल सेनेट के अंदर अमेरिका के अंदर बिल पेश हुआ है जिसमें एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के ऊपर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को टाइट करने की कोशिश की जा रही है, तो अगर ये किया जाता है तो फिर तो मामलात बहुत ही हाथ से निकल जाएंगे। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसा कि इस वक्त का खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी पाकिस्तान पे आप कोई भी इल्जाम लगाएं, लेकिन अब अगर अफगान फौज जो है वो लड़ने के काबिल ही नहीं, तो उसमें तो पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है ना। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान ने अफगान आर्मी को कुछ ऐसा घोल के पिला दिया था कि उन्होंने एकदम सरेंडर करके वो सब भाग गए। तो जाहिर है इस वक्त तो स्केपगोट चाहिए आलमी ताकतों को, और वो बदकिस्मती से पाकिस्तान की नजर में है। तो यही वजह है कि हमें अपने मुआशी महाज पर बड़ा फूंक के चलना होगा। तो डॉक्टर साहब हमारी फिर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? हम क्या करें? हमारे पास कोई लाएअमल है? आप तो हुकूमती मामलात को भी जानते हैं, हमारा लाएअमल है जो मामलात सामने आने वाले हैं? जी, इस वक्त जो हमारा लाएअमल है वो जो मुझे लगता है वो काफी क्लियर है कि सोशल प्रोटेक्शन जो है उसमें इजाफा करके जो बॉटम 40% क्वांटाइल है, जो निचले तबके के 40% जो लोग हैं, जिसमें उनकी कुव्वत खरीद को मुस्तहकम बनाना, उसमें इजाफा करना, जो हमारी इम्पोर्ट्स हैं उस पे आपने बजा फरमाया कि लोग खरीदने से बाज नहीं आएंगे। अगर किसी को चाहिए एप्पल फोन तो वो जरूर लेगा, लेकिन फिर वो उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी भी पे करेगा ताकि उसकी वजह से रेवेन्यू जो है वो आ रहा हो। और एक्सपोर्ट्स को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही होगी। ये चीजें इस वक्त होंगी, और सबसे बढ़ के इस वक्त हमें अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना होगा कि जो हमारे नॉन कंट्रोल करना होगा। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी हमारे साथ मौजूद की मुर्शिद पे अपने जो कह लेते कि हमें सोशल प्रोटेक्शन पर गौर करना पड़ेगा और जिस तरह से एक्सपेंडिचर्स भी कम करने होंगे। ये कि ये महंगाई रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल, अब ये मजीद कुछ सिचुएशन हमें अच्छी दिखाई नहीं दे रही, इसी पर मजीद बात भी करेंगे। फिर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। अब बात करेंगे वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से। तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिल के अमराज से मुतल्लिक शऊर बेदार करने के लिए 29 सितंबर को अमराज कल्ब का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में दिल की बीमारियों के मुतल्लिक मुकम्मल आगही और इसके साथ इसके बचाव के लिए शऊर पैदा करना है। दुनिया में लाखों अफराद हर साल दिल की बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक सालाना तकरीबन 1,70,00,000 से ज़्यादा अफराद आर्ज़ा कल्ब की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, और इससे भी ज़्यादा लोगों की ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो जानते ही नहीं कि उन्हें दिल का कोई आर्ज़ा लाहक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो दिल के आर्ज़े का मसला बाकी दुनिया की निस्बत ज़्यादा जो क्रिटिकल है। लाखों लोग बुनियादी तौर पर अमराज़ कल्ब या से बेदार होने वाली जो पेचीदगियाँ हैं उसकी वजह से लुक़मा अजल बन जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दिल के अमराज लाहिक होते ही क्यों हैं? इन अमराज से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं? इनकी वजह क्या होती है और ऐसी कौन सी अलामात हैं जिससे ये मालूम किया जा सकता है कि इंसान को दिल का बाकायदा आर्जा इंसान के अंदर मौजूद है? इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है और हम ये भी कोशिश करेंगे कि कुछ इसके सोल्यूशन पे भी बात करें। डॉक्टर हिना इनाम हमें ज्वाइन कर रही हैं जो कि कंसल्टेंट कार्डिक सर्जन आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक है। उनसे ज़रा उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। डॉक्टर हिना, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप तो डेली बेसिस पे केसेस हैंडल करते होंगे और आपको पता है कि किस किस्म के केसेस आते हैं। जो लोग इस वक्त देख रहे हैं और उनकी इतनी तवज्जो नहीं है दिल की बीमारियों की जानिब, अगर मैं कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपसे कहूँ कि आप शेयर करें इस हवाले से, तो आप क्या बता पाएंगे हमारे देखने वालों को? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। बिल्कुल रोज़मर्रा हम लोग बहुत सारी इस तरह की बीमारियां देख रहे होते हैं। अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करना चाहें इन दिल की बीमारियों को और अपनी आवाम को बहुत बेस लाइन लेवल पे बताना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ वो बीमारियां होती हैं कि दिल की शरियानों को असर अंदाज करती हैं। ये वो शरियानें होती हैं जो कि दिल को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। अगर वो ब्लॉक हो जाएं और खून की रवानी दिल की तरफ बंद हो जाए तो फिर
पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हार्ट अटैक के साथ, अंजाइना के साथ, ये सिम्टम्स होते हैं कि अगर दिल की शरियानें बंद हो जाएं। दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं हार्ट वाल्व्स जो होते हैं दिल के दरवाजे होते हैं, जो कि खून की रवानी को रवा दवा किए हुए होते हैं। अगर उनके अंदर कोई खराबी मौजूद हो जाए या उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो पेशेंट हमारे पास वाल्वुलर हार्ट डिजीज के साथ आते हैं। तो अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करना चाहें तो ये 2 किस्म के मरीज हैं जो हमारे पास आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर हिना, चूंकि अभी हम बात करें ओवरऑल, ज्यादातर लोगों को इसके हवाले से अवेयरनेस नहीं होती। हम एक सर्टेन एज में कहते हैं कि लोगों को दिल की बीमारी हो सकती है या खुदा ना खास्ता इसको कोई सिम्टम या ऐसी अलामत आई है तो दिल का मसला हो सकता है, लेकिन अब बहुत सारे यंग लोगों में भी हार्ट इश्यूज हो रहे हैं और हम अपने इर्द गिर्द भी ऑब्जर्व करते हैं। इसकी क्या रीजन आप समझती हैं? हमारा लाइफस्टाइल, हम बहुत ज़्यादा सुस्त हो गए हैं, हम बैठे रहते हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ आपके पास इजीली एक्सेसिबल होता है। आप वॉक नहीं करते, आप बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, आप यू ईट अनहेल्दी, यू हैव अनहेल्दी लाइफस्टाइल, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, वी डोंट हैव रेगुलर चेकअप्स। तो ये तमाम चीज़ें जो कि आपको एक दिल की बीमारी की तरफ ले जाती हैं, और जवान हमारे पास बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं जो कि दिल की बीमारियों तो से। डॉक्टर है ना, ये जो हम अक्सर कहते हैं कि बिल्कुल सडन डेथ हो गई, दिल ने काम करना छोड़ दिया और उससे इंतकाल हो गया, क्या ये वाकई इतना सडन होता है या नहीं? उससे पहले हल्की फुल्की बेल्स हो रही होती हैं, आपको बॉडी बता रही होती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, ऐसा हो रहा होता है? या वाकई कुछ लोगों के केस में अचानक होता है कि इस हद तक सिचुएशन हो गई कि शरियानें ब्लॉक हो गई, दिल ने काम करना छोड़ दिया? क्योंकि बहुत बात ऐसे होती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो कि एकदम से सडन डेथ हो आप फौरन इंतकाल कर जाएं, मगर हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर आपने, इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, अगर आप अपनी रूटीन को सही नहीं कर रहे, आप वही मुर्मतंजन खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले खाने खा रहे हैं, आपको शुगर है, आप वो ठीक नहीं कर रहे, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, आप उसका ख्याल नहीं रख रहे, और this will continue to go on and all of a sudden you will know कि हाँ somebody died। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर हिना, जिस तरह से अभी मैं पहले भी बात की थी कि यंग लोगों में भी इश्यूज हैं, डू यू थिंक कि जो स्मोकिंग है, ड्रग्स का इस्तेमाल है या दीगर जो मामलात हैं हमारे लाइफस्टाइल के साथ जो एक शामिल हो गई हैं बहुत सारी चीज़ें, क्या ये भी एक फैक्टर हो सकती हैं? जी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ईटिंग आउट, सिटिंग, नॉट एक्सरसाइजिंग, ये तमाम वो वजूहात हैं जो कि दिल की तकलीफ तक ले जाती हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी अलामात हैं? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बट बार बार इसलिए करते हैं कि अवेयरनेस रहे, जो लोग आपको देख रहे हैं, डॉक्टर तक एक्सेस कुछ लोगों की नहीं होती, कुछ लोग वैसे ही हमारी तरह कैजुअली चल रहे होते हैं कि बस ठीक है जब होगा देखेंगे। कौन सी ऐसी अलामात हैं अगर बॉडी के अंदर रिपेयर होना शुरू हो तो उसके बाद आप समझती हैं कि दिल का चेकअप लाजमी करवाना चाहिए कि देयर कैन बी समथिंग रिलेटेड टू योर हार्ट? देखिए, बीमारी ऐसी होती है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ ये पर्टिकुलर सिम्टम्स सिर्फ दिल की अलामात के लिए भी हो, बहुत सारी अलामात एक दूसरे से मिली भी होती हैं और बहुत सारी बीमारियां एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। मगर मोटी मोटी अगर हम बात करें तो अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है व्हाइल दे आर डूइंग एनी एक्सर्शनल वर्क, या फिर बैठे बैठे अगर किसी को बहुत ज्यादा सांस फूल रहा है एज कम्पेयर टू जो वो प्रीवियस काम करता था वही काम करने में, अगर सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूल रहा है आपको, तो ये तमाम छोटे ये वो मेन अलामात हैं कि जिनके लिए आपको जरा you should be worried about this and you should definitely go to a doctor। ठीक है डॉक्टर हिना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, आपने अवेयरनेस भी दी और कुछ हद तक हमें खबरदार भी किया। हमारी यही होती है कि इस प्लेटफॉर्म से आपको बताते रहें। सो जी, हेल्दी लाइफस्टाइल, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये बातें जब भी कम से कम मैं कर रहा होता हूँ, मैं खुद को भी कह रहा होता हूँ, मतलब इट्स नॉट लाइक इट्स फॉर ऑल ऑफ अस। हम सारा ही कहीं ना कहीं वायलेट करते हैं, चाहे वो स्मोकिंग की हैबिट्स हों, चाहे वो खाने पीने के अंदर बेहतियाती हो, एक्सरसाइज ना करना हो, फिजिकल एक्टिविटी ना हो, स्लीप साइकिल का डिस्टर्ब होना, ओवरऑल लाइफस्टाइल आपका चेंज होना चाहिए। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। दुनिया से आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट से आ रही है, वो वसीम खान के हवाले से आ रही है कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। क्रिकेटिंग एक्सपर्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब, वन एंड ओनली, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जरा पूछते हैं कि उनके जराए क्या कह रहे हैं, क्या ये इस्तीफा एक्सेप्ट होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। मिर्जा साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स सच अ बिग न्यूज, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तब्दीली के बाद तब्दीली है, क्या होने जा रहा है आगे? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, और आपको भी और अरमला को भी सुबह बखैर। लेकिन ये तब्दीली तो एक्सपेक्टेड थी, उनका जाना ठहर गया था वसीम खान का, जब 13 सितंबर को रमीज राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाला था। और फिर अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई इमरान, के इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। ये वही वसीम खान थे जो ये कहते थे कि इनके सबसे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात
पीसीबी और न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल से है। न्यूजीलैंड हमें डिच करके गई, न्यूजीलैंड की टीम, और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया। और वसीम खान अपनी पब्लिक रिलेशनिंग के लिए, अपने ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए गुज़िश्ता बरस कोविड की मुश्किल तरीन सूरत हाल में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इंग्लैंड लेकर गए थे, जहां हमारे खिलाड़ी कैदियों की तरह रहे, और हमने उनको इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को रेस्क्यू किया। फाइनेंशियल लॉसेस थे उनके। फिर इस साल भी हमारी टीम जब गई तो आप देखें कि एन वक्त पर उनके कई खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गए, उन्होंने नई टीम खड़ी की, हमने वहां पर भी खेला। तो मेरे ख्याल में 50 साल वसीम खान जो थे उनका ताल्लुक बर्मिंघम से था। दिसंबर 2018 में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर बने, और फिर फरवरी 2019 में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव बने, और उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फरवरी 2022 में खत्म हो रहा था। लेकिन अब लगता यही है कि उन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया था, और वो ये कह रहे हैं कि उनके इख्तियारात में कमी हो गई थी, क्योंकि रमीज राजा एक मुतहरिक चेयरमैन है, सारे शॉट्स वो खेल रहे थे और वसीम खान पस पर्दा ले गए थे। तो शायद यही वजह है आज उनका इस्तीफा गवर्निंग बोर्ड में मंजूर हो जाएगा। अच्छा मिर्जा साहब, मजीद चूंकि हमने आपने बात की कि तब्दीली हो रही है पीसीबी के अंदर, पहले हमने देखा चेयरमैन पीसीबी तब्दील हुआ है, उसके बाद अब ये जो मामला है वसीम खान का, इसके बाद कोई एक्सपेक्टेड है चेंजेस? और उसके बाद फिर हम टीम की जानिब भी आएंगे, जो कल कुछ मुख्तलिफ मुतजाद खबरें आ रही थी टीम को लेकर के मोहम्मद वसीम ने खुफिया मीटिंग की है, 3 खिलाड़ी चेंज हो रहे हैं, कोच जराए कह रहे थे कि खिलाड़ी चेंज नहीं हो रहे। सो ओवरऑल क्या अपडेट्स हैं इसके हवाले से? देखिए, अभी अरमला और विकेटें गिरने वाली हैं। लैपटॉप चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम जो खिलाड़ियों के स्टैट्स अपने लैपटॉप में देखा करते थे, अब वीडियो गेम खेला करेंगे लैपटॉप में, लगता है उनकी भी छुट्टी होने वाली है। उसके अलावा जो डायरेक्टर कमर्शियल है बाबर हामिद साहब, उनकी भी छुट्टी हो रही है, क्योंकि डीआरएस का जो फियास्को हुआ वो उसकी वजह से रमीज राजा बड़े चरागपा थे कि डीआरएस था ही नहीं, वो तो न्यूजीलैंड की सीरीज ही नहीं हुई, वरना कितनी बदनामी हुई बैनुल अक़वामी सतह पर। उसके अलावा पीएसएल के एक इमरान अहमद खान साहब है, उनके जाने की भी खबर आ रही है, और भी कई विकेटें धड़ाधड़ गिरेंगी, लेकिन एक ओवर में सिर्फ 6 विकेटें गिर सकती है ना। अभी पहली विकेट गिरी है, आने वाले वक्त में कई विकेटें गिरने की तवक्को है, लेकिन एक स्पेल में तो ज्यादा गिर सकती है ना, तो ये पहला स्पेल है और गेंद भी नया है। खैर, आगे बढ़ते हुए जो चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इनकी वाकई जरूरत है रमीज राजा के जैसे एक एक्टिव चेयरमैन के आने के बाद? आपको लगता है कि इस ओहदे के लिए किसी और शख्सियत की जरूरत होगी क्रिकेट बोर्ड को, या आप समझते हैं कि नहीं, ये महज एक सेरेमोनियल किस्म का ओहदा रह गया? वो जो इमरान एक कहावत है ना कि एक नियान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, तो वसीम खान ने ये महसूस कर लिया था। रमीज राजा बड़े मुतारिक है, मैंने पहले भी कहा, और चेयरमैन का ओहदा सेरेमोनियल होता है, इतना ज्यादा नहीं होता जितना पावरफुल चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। तो लगता है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में रमीज राजा को भी ये जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी सीईओ की, क्योंकि देखिए चेयरमैन ऑनरेडी होता है, वो सिर्फ डेली अलाउंस वगैरह लेता है, ट्रैवल कर सकता है, लेकिन सीईओ पेड होता है। जैसे वसीम खान लाखों रुपए ले रहे थे, लाहौर में उन्हें घर मिला हुआ था, ड्राइवर था, गाड़ी थी, उनकी लिमिट बड़ी जबरदस्त थी, एटीएम की बहुत सारी चीजें थी। तो मुझे लग रहा है रमीज राजा ने छुट्टी छोड़ दी है, तो लग यही रहा है कि सीईओ का ओहदा भी उनको दिया जाएगा, ताकि उनकी इनकम जो है वो क्रिकेट बोर्ड के जरिए होती रहे। ठीक हो गया मिर्जा साहब। इसके साथ साथ जो T20 वर्ल्ड कप के हवाले से खबरें आ रही थी, उस स्क्वाड के हवाले से कहा जा रहा था कि कुछ खिलाड़ी चेंज होंगे, और कल मीटिंग भी हुई एक, लेकिन क्या अपडेट्स हैं? क्या वाकई खिलाड़ी चेंज हो रहे हैं? चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी नोटिस लिया था और वो मुतमईन नहीं थे स्क्वाड से। खबरें तो गश्त कर रही है अरमला। कल बड़ी मुख्तसर सी मीटिंग की वसीम खान ने बाबर आजम और खिलाड़ियों के साथ, जो पाकिस्तानी टीम के वर्ल्ड कप के खिलाड़ी मुंतखब हुए थे, और उनके हवाले से उन्होंने बात की और उनको उन्होंने एनकरेज किया। लोग कह रहे हैं, लेकिन लग यही रहा है कि आजम खान, जिनके बारे में वसीम अकरम कहते हैं कि वो पड़ोसी मुल्क का बच्चा नहीं है, लग रहा है कि आजम खान जो है वो जाने वाले हैं। लग रहा है सुहेब मकसूद की छुट्टी होगी, और लग रहा है मोहम्मद हसनैन, ये 3 तो रेडार में है। और इसके अलावा और क्या होता है कुछ समझ नहीं आ रहा है। शोएब मलिक की वापसी हो सकती है। सरफराज अहमद पर क्वेश्चन मार्क है कि अगर आजम खान नहीं होते तो सरफराज एज अ बैट्समैन, एज अ विकेट कीपर 15 रन की टीम में आ सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद हफीज, जिन्हें फूड पॉइजनिंग हुआ था, अब उन्हें डेंगू हो गया है। तो हफीज आया टीम की रवानगी से कबल मुकम्मल तौर से फिट होंगे या नहीं, उनके तजुर्बे की जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन देखिए इन लास्ट 20 सेकंड्स ये जो वसीम खान वाली डेवलपमेंट है, ये क्रिकेट के लिए जो मौजूदा हालात में बहुत ही हॉट वाटर्स के अंदर है पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये कैसी तब्दीली है? इसको आप कैसे देख रहे हैं, इस वाली डेवलपमेंट को? लोग इसको
देख रहे थे कि वसीम खान का जाना ठहर गया था। मैंने शुरू में भी कहा क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट को सही तरीके से नहीं चला सके, गैर मुल्की टीमों के लाने का वो अपना क्रेडिट लेते हैं, लेकिन नजम सेठी के दौर में टीमों ने आना शुरू किया। ओके मेरे साथ, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आपने हमारे सामने रखा और कुछ हिस्ट्री भी बताई वसीम खान साहब के हवाले से। इनको इनफैक्ट जो बैनुल अक़वामी टीमें उन्हें पाकिस्तान में लाने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी के लिए लाया गया था, और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब का ये कहना है कि वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब नहीं हो पाए, और ये एक लास्ट नेल इन द कॉफिन था जो कि न्यूजीलैंड की टीम और इंग्लैंड की टीम का दौरा कैंसिल हुआ, उससे वसीम खान साहब को बहुत धचका लगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। किसी ने कहा था कि ऐसे बददिल का कोई क्या करे जिसका लाहौर में भी दिल न लगे, तो लाहौर आज आपको हमने दिखाना है, साइट सीइंग लाहौर की। एक साइट सीइंग बस है एक्चुअली जो कि चलती है, डबल डेकर बस है, और वही हमने आपको दिखानी है आज की मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं हूँ हिना न्याजी और आज लाहौर शहर की सैर मैं आपको इस डबल डेकर बस के टॉप फ्लोर से करवाने जा रही हूँ। ये जो डबल डेकर बस है ये लाहौर में सियाहत के फ़रोग़ के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। इस बस में सवार जब होते हैं तो टिकट कितने का मिलता है, कौन कौन से टर्मिनल से होते हुए बस गुजरती है, आज आपको हम बताएंगे मेरा पाकिस्तान में। इस वक्त मेरे साथ इशफाक अहमद डोगर साहब मौजूद हैं जो इस मंसूबे के प्रोजेक्ट हेड हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि लाहौर में कितनी डबल डेकर बसेस हैं और इनके टिकट्स वगैरह के बारे में सारी डिटेल्स। अस्सलाम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल को हम अपनी साइट से बसेस पे हम वेलकम कहते हैं जी। थैंक यू सो मच। पूरे पाकिस्तान की पहचान लाहौर है और अल्हम्दुलिल्लाह अब लाहौर की पहचान ये डबल डेकर बसेस पर बन चुकी है। हाँ जी। ये हमारा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह इतना कामयाब हुआ और इतना लोगों में ये पसंद है कि आवाम की जो पुरजोर फरमाइश है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है। लाहौर के बाद हम पिंडी इस्लामाबाद चले गए हैं। अच्छा। और उसके बाद हम बहावलपुर चले गए हैं, चूँकि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं जो कि हमारे पंजाब टूरिज़म के चेयरमैन भी होते हैं, उनका कहना ये है कि जो फैसिलिटीज़ हम बड़े शहरों में टूरिस्ट को दे रहे हैं, बैकवर्ड एरियाज़ में भी वही फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अच्छा डोगर साहब, ये बताइएगा कि लाहौर में कितनी डबल डेकर बसेस हैं और इनकी टाइमिंग्स क्या होती हैं? क्या किसी भी टर्मिनल से हम बैठ सकते हैं और लाहौर की सैर कर सकते हैं? जो इनिशियली जो हमारा फ्लीट था वो 5 बसेस का था, और लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि हमने इसको थोड़ा स्प्लिट किया है, एक बस हमारी पिंडी इस्लामाबाद चली गई है, एक बहावलपुर चली गई है और इंशाल्लाह नई और आ रही है जी। लेकिन जो हमारा जो मेन टर्मिनल है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में होता है। कज़ाफ़ी स्टेडियम से शुरू में 2 रूट्स हुआ करते थे, लेकिन अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है हमने उसको एक्सटेंड किए अपने रूट्स, उसमें हम वैरायटी और जिद्दत ले गए हैं। अच्छा। हमने एक हेरिटेज टूर अनाउंस किया है जिसमें हम शालामार बाग जाते हैं, बुद्धू कावा जाते हैं, और तीसरा जो गुलाबी बाग है वो हम इसको कवर करते हैं। फिर हमने शुरू किया है जी एक शॉपिंग टूर के नाम से। अच्छा, शॉपिंग टूर, उसमें क्या होता है? जो कि पूरी दुनिया में, यूरोप में स्पेशली होता है जी। इस तरह की बसेस लेके जा रही होती हैं। हम अपने टर्मिनल से लोगों को, फैमिलीज को हम लेके जाते हैं पैकेजेस मॉल। अच्छा। पैकेजेस मॉल, वहाँ पे हम शॉपिंग के लिए 2 घंटे देते हैं। अम्यूजमेंट पार्क, वहाँ पे अगर किसी ने सिनेमा जाना है वो करें। आपको नहीं लगता कि लोकल बाजार में लेके जाना चाहिए, जो टूरिस्ट हैं उनको भी आइडिया हो कि हमारा जो कल्चर है वो कितना रिच है, लिबर्टी लेकर जाना चाहिए, इचरे में लेके जाना चाहिए? जी मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपका जो कल्चर है इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमने इसी बस पे, हम यहाँ पे जो वेडिंग के लिए लोग जा रहे होते हैं उनके लिए भी हम इसको रेंट आउट कर रहे होते हैं। अच्छा। यहाँ पे बर्थडे पार्टीज़ यहाँ पे हो रही होती हैं रूफ टॉप पे, और लोग इतना एंजॉय कर रहे होते हैं। मेहंदी के जो फंक्शंस हैं वो लोग इस पे बारात लेके जा रहे हैं, बारात लेके जा रहे हैं जी। बिल्कुल जी। बिल्कुल ये हम आहिस्ता हम जाएंगे। लेकिन जितने भी लोग इस वक्त सर हमें देख रहे हैं, मैं ये अर्ज करूंगी कि जितनी भी खवातीन है और जो बारात लेके जाना चाह रही हैं उनका हेयर स्टाइल बहुत खराब होगा इस बस में। नहीं, उसका हम कवर भी कर लेते होते हैं। वन थिंग इज मोर, नीचे हमारा लोड डेक है, वहाँ पे 15 सीट्स हैं। जो लोग ऊपर नहीं बैठना चाह रहे
जो कॉन्शियस होंगे कि जी उनका हेयर Hair स्टाइल style खराब हो रहा खराब है तो लोअर डेक उनके वो यूज़ कर सकते हैं जी। इसका टिकट कितने का है और क्या हर एज ग्रुप के लिए एक ही प्राइस है टिकट की? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मतलब और मकसद यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा नहीं करना है। हमारा मकसद ये है कि हम टूरिज़्म को प्रमोट करना चाह रहे हैं और कम पैसों में हम लोगों को सहूलियात दे रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जी। तो इस सिलसिले में हमने बड़ी माइनर सी इसकी जो इसका टिकट वो रखा हुआ है। 400 रुपीज़ होता है पर टूर विच इज़ फॉर 4 आवर्स, उसका 400 रुपीज़ ले रहे होते हैं। और जो किड्स होते हैं इन्फेंट्स अंडर 5 ईयर्स दे आर फ्री। और जो सीनियर सिटीजन है अबव 65 दे आर आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री जी। और दूसरा वन थिंग इज मोर, जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए भी हम फ्री उनको। तो सर आपको नहीं लगता कि कोरोना की वजह से बहुत असर पड़ा है इन बसेस के ऊपर भी, उस तरह से रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पाया, लोग घरों से बाहर नहीं निकले? क्या सर्विस बंद थी तब उन दिनों में, या आप लोग ये बस वगैरह चला रहे थे डबल देखिए डेकर? जी, ये तो एक रियलिटी है कि कोरोना की वजह से जितने भी सेक्टर्स हैं वो मुतासर हुए हैं। लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट है, हम लोगों ने बेहतर हिकमत अमली से हमने अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं हमने उनको रिड्यूस किया है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि नहीं, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ड्यू टू बेटर मैनेजमेंट ये चीज़ें हमने जी बेहतर। तो क्या लोग तब भी आते थे कोरोना के दिनों में भी? नो, इट वाज, ये बंद थी हमारी सर्विस कोरोना जब बहुत ज़्यादा राइज कर गया था। लेकिन जब शुरू हमने किया है तो प्रॉपर SOPs के साथ हम इसको कर रहे होते हैं। अब सूरत हाल ये है कि हमारी बस पे सिर्फ वही लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं कि जिनके वो जो वैक्सीनेटेड है जी। अच्छा, तो आप सर्टिफिकेट या वो चेक करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल चेक करते हैं। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो टूरिस्ट आते हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं, क्या उनके लिए कोई टूर गाइड भी यहाँ पर मौजूद है? बिल्कुल जी, टूर गाइड अभी भी आप देख लें, ये हमारी खातून मिस आसफाश, इस बस के साथ वो गाइड है। इस वक्त हम 3 बसों के कॉन्वॉय में ट्रैवल कर रहे हैं। हर एक बस के साथ अलग-अलग गाइड है। बस के ऊपर भी वो गाइड कर रहे होते हैं। जब आप डेस्टिनेशन मोनूमेंट्स पे जाते हैं वो वहाँ से गाइड भी बता रहे होते हैं। डोगर साहब, ये बताइएगा कि यहाँ फॉरेनर्स के लिए क्या खसूसी इंतजाम किए गए हैं? देखिए जी, ये जो हमारी सिक्योरिटी वाले जो है, जो पॉइंट है, हमने इसको बड़ी ख़ास इसको हम अहमियत देते हैं। हमारी हर एक बस के साथ हमारे पंजाब पुलिस का एक जवान होता है जो कि बिल्कुल उसके पास वेपन होता है। फिर हमारा TDCP का अपना पर्सनल एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जी। सो बल्कि मैं इस हवाले से आज हमारे जितने भी सिक्योरिटी अदारे हैं और स्पेशली पंजाब पुलिस उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे जितने भी टूरिस्ट होते हैं, स्पेशली जो फॉरेनर्स होते हैं, उनको कवर दिया होता है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त, क्योंकि सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। सर, हम जानना चाहेंगे कि इस मंसूबे के लिए आपका क्या कोई सालाना बजट भी होता है हुकूमत की तरफ से? अगर होता है तो कितना होता है? देखिए जी, ये जो मंसूबा है ये 2015 में शुरू किया गया था। उस वक्त गवर्नमेंट का हमें 3 साल तक सालाना हमें इसका वो फंड्स एलोकेट किए हुए थे, मिलते थे। लेकिन उसके बाद हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। अच्छा। और बल्कि अब गवर्नमेंट का इरादा है कि इसको दोबारा से पैटर्नाइज करें और पूरे पंजाब में जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे इसको लेके जाए जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम रिजवान है। मुझे ये बताएं कि क्या पहली दफ़ा डबल डेकर बस में सवार है और आपका ताल्लुक किस शहर से है? मेरा ताल्लुक बेसिकली तो काड़ा से है, बट विद फैमिली लास्ट 7-8 ईयर से हम लाहौर में हैं। बट आज जो है ये बिल्कुल फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है डबल डेकर बसेस का, जो कि यकीनी तौर पे बहुत प्लेजेंट है। लाहौर को एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल से देखने का मौका मिला है और आई मस्ट अप्रिशिएट कि ये जो सर्विस स्टार्ट की गई है ये दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिमेंडस थिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। और चूँकि गवर्नमेंट सेक्टर पे है तो इसलिए रेट्स भी जो है वो बहुत इकनॉमिकल हैं, तो बहुत अच्छा प्लेजेंट एक्सपीरियंस है। आई वुड सर्टेनली रिकमेंड मैनी ऑफ द पीपल जो अभी तक इस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरे तो वो लाजमी तौर पे आएँ और इसका एक्सपीरियंस करें। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम शफकतुल्लाह है। शफकतुल्लाह, मुझे ये बताइए कि आपका ताल्लुक लाहौर से है या कहीं और से आए हैं? नहीं, मैं बेसिकली सरगोदा से बिलोंग करता हूँ और आज लाहौर का विज़िट हुआ है और मौसम भी बहुत अच्छा है और मौका मिल गया है कि लाहौर को देखने के लिए ये डबल डेकर बस के थ्रू ना, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। और मेरे ख्याल से काफ़ी दफ़ा मैं लाहौर आ चुका हूँ, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि इतना ज़्यादा जो है इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर को मोस्टली ऐसे रशी एरिया है तो उसकी वजह से आप इतना इंजॉय नहीं कर पाते।
लेकिन आज जो डबल डेकर बस का जो एक्सपीरियंस है और इस तरह का मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, बादल हैं, तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। कहाँ से आए हैं आप? मैं क्वेटा सिटी से आया हूँ। क्वेटा से आए हैं। मुझे ये बताएं कि लाहौर घूमने का एक्सपीरियंस डबल डेकर बस में कैसा है? बहुत ज़बरदस्त है, ग्रीनरी हर तरफ, बड़ा मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा है। ये पहले शख्स हैं जो कह रहे हैं कि लाहौर में बहुत ग्रीनरी है। वी आर ग्लैड कि जब कोई क्वेटा से आ रहा है और हमें कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि लाहौर शहर जो है वो ग्रीन है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त सबसे अच्छी बात ये डबल डेकर बस की क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसमें और इंटरव्यू ले रहे हैं हमसे, बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके मेरे अलावा क्या अच्छा है? बस बाकी सारे अपने व्यू बहुत अच्छा है। व्यू बहुत अच्छा हमारा है। लाहौर बहुत अच्छा है। लाहौर अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। तो एक दफ़ा लाहौर है, कह के दिखा दें। लाहौर है। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त डबल डेकर बस टूरिस्ट को लेकर द ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंच चुकी है और यहाँ 2 घंटे का उनका स्टे होगा। वो लोग बहुत एंजॉय करेंगे, हिस्ट्री से जो है यहाँ की वाकिफ़ होंगे, जानेंगे कि यहाँ कितने फूड स्टॉल्स हैं। मैं जाके अभी कुछ खाने लगी हूँ। मेरा ये डबल डेकर बस का जो एक्सपीरियंस था वो ऑल टुगेदर एक बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि ज़रूर आएँ और इस साइट सीइंग बस में आके लाहौर को एक्सप्लोर करें, क्योंकि लाहौर है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं बैठा हूँ तो कहे। अच्छा, हम अभी एक ऐसे मौजूद पे बात करने जा रहे हैं इसका बराह रास्त ताल्लुक अरबला हसन से, जो कि इन्होंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर्स किए थे, वो इनको मिल नहीं रहे, तो ये बड़ी परेशान बैठी हैं। परेशान हूँ, लेकिन इस परेशानी का हल शायद वकार अहमद मलिक मुझे बता सकें आज के माइंड मैटर्स में, जिसमें ई कॉमर्स का पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है उसके हवाले से डिस्कशन हो रही है। तो देखते हैं आज का माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स और मैं हूँ वकार अहमद। हमने साइंस एंड टेक की जो सेगमेंट है उसमें अपने फाजिल साहब को काफ़ी दफ़ा मदऊ किया। उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से वैल्यू एडिशन के हवाले से बहुत सारी बातें की। इस हवाले से हमें बहुत सारे सवालात भी मौसूल हुए कि इसमें कोई शक नहीं है कि वसाइल जो है उसका ज़िया है, वसाइल हमारे पास बेताशा हैं, और अगर इस वैल्यू एडिशन को और अपने फाजिल साहब की बातों पर अमल किया जाए तो कमाल हो सकता है। लेकिन वो जो प्रोडक्ट बन जाएगी कोई भी चीज़ किसी भी हवाले से, तो उसको बेचा कैसे जाए, ये एक पूरी की पूरी एक अलहदा साइंस है। और इस पे हमारे साथ आज शरीकी गुफ्तगू हैं साकिब अज़हर साहब, जो कि एक बहुत बड़ा और ज़बरदस्त किस्म का नाम है। बरतानिया से वतन वापस लौटे पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए, और इनके बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं। ई कामर्स के हवाले से एक्सपर्ट हैं। इनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी साइंस में हमने क्या किया है, क्या करना चाहिए, कहाँ पे हमारी गफलत है, और हमारे आने वाले जो साकिब साहब के आने वाले जो ख्वाब हैं वो क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइएगा कि आप बेसिकली तो बरतानिया में थे और वहीं पे आपने और फिर आपने पाकिस्तान वापस आने का कसद किया, तो ये पूरी कहानी क्या है? मुझे 2010-11 में एक ऐसा सिलसिला नज़र आया कि क्यों ना ई कॉमर्स का काम किया जाए और सेलिंग की जाए, चीज़ों को फिज़िकल प्रोडक्ट्स को बेचा जाए। ठीक है। तो वो 2010-11 में स्टार्ट किया और जो पैसे 5-6 सालों में इकट्ठे किए थे वो सारे उस बिज़नेस में लॉस्ट किए बिकॉज सक्सेस नहीं आ सकी अनफॉर्चुनेटली। और फिर कंटिन्यू टू डू बेसिकली विद द एम कि क्यों ना इसको एक मसलसल नेवर गिव अप माइंड सेट के साथ चला जाए। और अल्लाह ने फिर 2011 में एक ऐसी कामयाबी दी कि हमारी जो प्रोडक्ट्स थी, ब्रांड्स थी, वो चल पड़े। ठीक है। और बड़े क्रेजी चल पड़े। तो वो ये सिलसिला चलता रहा, एक बहुत अच्छी लाइफ गुजरती रही। लेकिन 2018 में फिर मेरे जहन में हुआ कि मैं इससे आगे क्या है, मतलब एक बहुत ज़बरदस्त लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, 15 साल गुजर चुके थे। तो फिर ये माइंड सेट आया कि क्यों ना पाकिस्तान अब वापस जाया जाए और पाकिस्तान में इस पूरे जर्नी जो कि किस तरह से ई कॉमर्स में अपना काम कर सकते हैं लोग पाकिस्तान में बैठ कर इन दुनिया में, तो वो लोगों को बताना जब शुरू किया तो एक चंद लोगों ने इंटरेस्ट लिया, कुछ लोगों ने इसको मजाक समझा। और क्योंकि पाकिस्तान में एक ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग को फ्रॉड के तौर पे देखा जाता था, तो वो एक ट्रस्ट लेवल नहीं था। ठीक है। तो फिर फिजिकली लोगों को दिखाना शुरू किया, लोगों को ट्रेन करना शुरू किया और फिर लोग कामयाब होते चले गए। और जिसमें अच्छा, आप ये भी है कि UNDP के आप ऑथराइज्ड पर्सन हैं, तो वो क्या? सो बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन है उनके बहुत सारे
ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों के, जो कि डिफरेंट लोगों को ट्रेन कर सकते हैं इन सर्टन कंट्रीज और सर्टन प्रोविंसेस। तो इस तरह से वो KPK के लिए भी उनके प्रोग्राम्स थे, तो उसमें उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया बहुत सारी इंटरव्यूज़ और बहुत सारी चीज़ों के बाद कि KPK में एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जिसको मेरी तरफ से लीड किया गया और लोगों को वहाँ पर एम्पावर बनाया गया और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर अर्निंग स्टार्ट की। अच्छा, आपकी जो ख्वाब या आपका जो मिशन हम कह सकते हैं वो ये भी है कि 2 लाख जो हैं वो बिजनेसेस और 2 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और ये तमाम चीज़ें, 50 मिलियन एक्सपोर्ट्स, कहाँ तक कामयाबी हुई है, कितने %, क्या हो रहा है? इस वक्त पाकिस्तान में इसकी रेवोल्यूशन आ चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त बल्कि पूरी दुनिया इसको देख रही है। हम लोग लाखों की तादाद में लोगों को ट्रेन कर चुके हैं। हम लोगों ने एक ऐसी सीरीज़ बना चुके हैं जिसमें 200 से ज़्यादा स्किल्स हैं। अब वो 200 से ज़्यादा स्किल्स क्या हैं? 200 वेज ऑफ मेकिंग इनकम वाइल यू आर स्टेइंग होम। तो उसमें हम इस वक्त ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों को एक्सेस दे चुके हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो $90 मिलियन की सेल्स जनरेट कर चुके हैं इन पिछले 3 सालों में। ये सेल्स किस चीज़ की हैं? यानी ये अपनी प्रोडक्ट्स की सेल हैं, जैसे आपकी कोई ग्लासेस हैं, वॉचेस हैं, व्हाटएवर। तो ये आप एनीथिंग। इस सेल के लिए प्लेटफॉर्म कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? हम ज़्यादा फोकस्ड करते हैं अमेज़ॉन को। अमेज़ॉन जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, उस पर हम इनकरेज करते हैं कि पाकिस्तान में लोग रह कर यहाँ से अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करेंगे अमेरिका के वेयर हाउस में, और वहाँ ऑर्डर आएगा तो अमेज़ॉन खुद ही फुलफिल करेगा। पाकिस्तान के अंदर ये कब आ रहा है? यानी पाकिस्तान अप्रूव्ड हो चुका है। अब बेसिकली पाकिस्तान के एड्रेसेस, कंपनीज, जो चीज़ें हैं, डिटेल्स, फ़ोन नंबर्स, ये सारे चीज़ों को यूज़ करके हम लोग अमेरिका में, यूरोप में 19 मार्केट प्लेसेस हैं, 19 मुल्कों में सेल कर सकते हैं पाकिस्तान की डिटेल्स यूज़ करके। तो ये पोटेंशियल बहुत बड़ा है। हमारा लैक हम कहाँ पे करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन नहीं होती, तो हम लोग कंटेनर की हद तक ही रहते हैं। हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कहते हैं जी आप हमें कंटेनर के पैसे दें, हमसे जो मर्जी ब्रांड बनाएं और हम आपके नाम पे प्राइवेट लेबल करके आपको ब्रांड देते हैं, आप अपने नाम का सेल करें। तो ये कि क्यों ना हम ही मैन्युफैक्चरर्स खुद ही क्यों ना यहाँ से सेल करें, यहीं से हम खुद इनका लेकर अपने ब्रांड पे सेल करें। पाकिस्तान में एडिडास तैयार होता है, बहुत बड़े ब्रांड्स यहाँ पे तैयार होते हैं, नाइकी यहाँ पे तैयार होता है, तो क्यों ना हमारा कोई नाइकी लेवल का ब्रांड क्यों नहीं है। आप ये बताइए कि रियासत के हवाले से अगर हम देखते हैं, हुकूमती इक़दामात के हवाले से देखें, तो कहाँ पे आप कुछ गैर मुतमईन हैं? आप ये समझते हैं कि इस पर कुछ ज़्यादा काम होना ज़रूरी है? बहुत ही ज़्यादा इसमें चीज़ों की इम्प्रूवमेंट चाहिए। जैसे पाकिस्तान में इस वक्त जो ऑनलाइन शॉपिंग है, उसमें पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि B2B2C रूल्स हैं कि आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आप कोई भी चीज़ किसी जगह पे रखवाते हैं, फॉर एग्जांपल $10,000 की, और $10,000 जो हैं आपको शुरू में नहीं आते, क्योंकि जब तक आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होंगी आप वहाँ से डॉलर्स नहीं ला सकते। तो इशू क्या है कि स्टेट बैंक के रूल हैं कि 10,000 की एक्सपोर्ट की तो 10,000 ही आना चाहिए, नहीं आएगा तो वो आपको नोटिस देते हैं। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा ये कि जिसमें पाकिस्तान में इस वक्त, क्योंकि हर चीज़ नहीं है, हम ये नहीं कह सकते जज्बाती तौर पे कि हमने हर चीज़ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करनी है, हमने चाइना से भी एक्सपोर्ट करनी है। चाइना से एक्सपोर्ट करके अगर अमेरिका में बेचना है तो यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि पाकिस्तान की जो पेमेंट्स हैं वो चाइना में ट्रांसफ़र कर सकें आप बैंक टू बैंक। तो लोग डिफरेंट चैनल्स यूज़ करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी डिफरेंट चैनल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि बैंक टू बैंक ये फैसिलिटेशन ही नहीं है कि आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा लैक है। पाकिस्तान इस वक्त 4th नंबर पर फ्रीलांसिंग कंट्री पे है, तो हम इसको कैसे नंबर 1 पे लेके जाएं कि क्योंकि ना हमारे मुल्क में ऐसा मुल्क जिस मुल्क में पेपॉल नहीं है और वो 4थे नंबर पर है। तो वो अगर उसको खुला मैदान मिल जाए बिल्कुल तो मतलब वो तो कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट इज़ वर्किंग, बट प्रोसेसेस जो हैं बहुत ही स्लो हैं। बहुत शुक्रिया आपने मुझे। नाज़रीन, अगर जिस तरह की इनको गुफ्तगू थी कि अगर पेपैल नहीं है उसके बावजूद फ्रीलांसर्स को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान 4थे नंबर पे है, तो अगर खुला मैदान मिले तो इस कौम के पास जो सलाहियत है, इनके अफराद के पास, हमारी कौम के अफराद के पास जो सलाहियत हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है, और पाकिस्तान बहुत आराम से बैन अवी सतह पर कम्पीट कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तरफ साकिब अज़हर साहब ने इशारा किया है, कहीं हुकूमती इक़दामात की ज़रूरत है, प्राइवेट सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है, तो हमारी कौम जो है वो किसी तो और किसी से पीछे नहीं है। देखते रहिए माइंड मैटर्स।
बैक टू एक्सप्रेसो। एंड नाउ लाहौर की बात हो रही है, आज लाहौर की बात थोड़ी ज़्यादा हो रही है और खानों तक हम लाहौर को महदूद नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि कितना ज़बरदस्त किस्म का ये शहर है। पाकिस्तान का दिल तो है ही, धड़कता कैसे है, इस पे हम बात कर रहे हैं। बागों का शहर है, कदीम तरीन है, कल्चर बहुत ज़बरदस्त है, लोग सबसे ज़बरदस्त है, जो सबसे बड़ा असासा है और इस सकाफत के जो रंग हैं ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं और जहाँ जहाँ लाहौरी होते हैं वो पहचाने जाते हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। खैर इस वक्त जनाब हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ एट लाहौर। जब लाइफ एट लाहौर की बात आती है तो ऑलरेडी है ना बड़ी हैपनिंग सी फील आती है। तो इस प्लेटफॉर्म का बुनियादी मकसद, ये प्लेटफॉर्म क्लेम करता है कि ये सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर्स का प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के अंदर और लाहौर के अंदर तो है ही, और जो सबसे ज़्यादा मौसर काम कर रहा है लाहौर के कल्चर को, इसकी लाइफ को प्रमोट करने के लिए। और ये काम कैसे करता है, हमने इसी के ऊपर अनला हसन इसी पे हमने आज बात भी करनी है और हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं कशफ शाह, उनको हम वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेसो में। लाइफ एट लाहौर, बेसिकली हम लाहौर की बात करें, जैसे इमरान ने कहा बड़ा रिच कल्चर है, बड़ी हैपनिंग सी लाइफ है, ये क्या है प्लेटफॉर्म और इसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं। जी बिल्कुल। मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैं एक बहुत एक्टिव वॉलंटियर था और मैं बहुत एक्टिवली को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया करता था। और आप यकीन माने जब हम यूनिवर्सिटी को पहली, दूसरी या तीसरी पोजीशन लेके वापस आते थे तो बहुत मज़ा आता था। और जब थपकी मिलती थी ना तो उसकी क्या फील होती थी वो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। तो लाइफ एट लाहौर पेंडेमिक के अंदर हमने फाउंड किया और हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी स्पेस बनाई जाए जहाँ पे हम लोगों को मौका दें। तमाम लाहौर के यंग फोटोग्राफर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, जितने भी आपके ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, इनके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया। ये एक इनक्यूबेटर है फॉर टैलेंट। वो लोग यहाँ पे आते हैं, अपना टैलेंट हमें सबमिट करते हैं और हम पूरी दुनिया को शोकेस करते हैं कि लाहौर वाकई जिंदा दिलाने लाहौर है। ये जो शहर अदब है, इसके जो अच्छे लिखने वाले हैं ये हमारे पास आते हैं, हमारे साथ लाहौर को पढ़ते हैं, हम जो उनसे लाहौर को सेलिब्रेट करते हैं और वी टेल द वर्ल्ड कि लाहौर इज द सेफेस्ट सिटी। लाहौर एक खूबसूरत शहर है एंड इट इज रिच इन कल्चर एंड हिस्ट्री। ठीक है, बिल्कुल, ट्रूली इट इज़। अगर मैं आपके लाइफ एट लाहौर प्लेटफॉर्म के जरिए की जाने वाली कुछ एक्टिविटीज़ का जिक्र करूं या मैं चाहूं कि आप अपने देखने बताइए कि अब तक आपने क्या, कौन से ऐसे काम हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो की हैं ताकि इंटरेस्ट पैदा हो लोगों को, लोग भी जाने कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है। जी बिल्कुल, हम वक्तन मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं। हम कभी कभी लाहौर शहर को साफ भी करते हैं जाके। अच्छा, हम कभी ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, जो सा देखें ये आम शहरियों की ये जिम्मेदारी है। हम जो सा पौधे भी लगाते हैं और हम इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट को प्रमोट करने के लिए साइकिलिंग संडेज का इनकाद करते हैं। हम साइकिलिंग को प्रमोट करते हैं। कोरोना में हमने बहुत ज़्यादा एडवोकेसी किया, हमने गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके हमने कोरोना एडवोकेसी किया। मास्क नॉर्म जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी कैंपेन है, उसमें वी वर पार्टनर्स। और आप यकीन मानिए पाकिस्तान पोस्ट की वजह से 5 मिलियन प्लस घरों तक जो मास्क था वो कोरियर किया गया। अच्छा। और ये कोरियर जो उनसे कमिश्नर लाहौर ऑफिस ने लम्स येल यूनिवर्सिटी के ताउन से किया एंड वी वर द एडवोकेसी पार्टनर्स। हम अपने प्लेटफॉर्म से लोगों को एजुकेट कर रहे थे कि मास्क पहनना क्यों जरूरी है, मास्क एडवोकेसी करना क्यों जरूरी है। और हम एडवोकेसी कर रहे हैं लाहौर शहर के अंदर कि प्लीज बराए मेहरबानी वैक्सीन लगवाएं। मतलब आप पॉजिटिव तरीके से मैसेजेस भी कन्वे करें और लाहौर को ओवरऑल प्रमोट भी करें। अच्छा, ये जो आपका प्लेटफॉर्म है इसमें किस तरह से लोगों को आप ऑन बोर्ड लेते हैं, कितने कंटेंट क्रिएटर्स, सिंगर्स और ओवरऑल आपने कहा जो यंगस्टर्स हैं आपने उनको ऑन बोर्ड लिया हुआ है, किस तरह से क्राइटेरिया है, फिर आप किस तरह से उसको सोशल मीडिया पर कैंपेन्स को रन करते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इसका बहुत आसान सा क्राइटेरिया, वर्किंग प्रोफेशनल जो हैं वो ज़्यादा हमारे प्रो मेंबर्स हैं। ठीक है। उनके लिए क्राइटेरिया ये है कि आउट ऑफ 365 डेज दे हैव टू वॉलंटियर 1 डे विद अस। एक दिन, सिर्फ एक दिन। ठीक। आप आके कोई वर्कशॉप में, अगर आप एंकर हैं तो आके लोगों को बताएं हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल एंकर। अगर कोई रेडियो जॉकी है तो आके बताए कि किस तरह से खूबसूरत तरीके से बोला जा सकता है। सही। और जो कुछ पढ़ने वाले हैं तो वो आके किताबों का रिव्यू करें हमारे साथ, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रीडर्स है, हम कभी कभी जो उनसे बागत जिना का एक बहुत खूबसूरत कॉस्मोपॉलिटन क्लब है। अच्छा। तो ये जो लाहौर शहर है ये जो उनसे खूबसूरत गार्डन्स से भरा पड़ा, तो हम कभी किसी खूबसूरत गार्डन में बैठ के किताबों का रिव्यू करते हैं। तो इतना आप जिस लाहौर की बात आप करें ना, असल में लाहौर यही है, बहुत खूबसूरत भी है, वाइब्रेंट भी है। पिछले कुछ अरसे में खासतौर पर रिसेंटली मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक आध इंसिडेंट ऐसा हुआ जिससे बड़ा एक इमेज शटर हुआ, कॉन्फिडेंस भी शटर हुआ, और मुझे तो सबको ही हुआ, आपको ज़्यादा हुआ होगा। बड़ा दिल से दुख हुआ कि हमारे लाहौर के साथ एक ऐसी चीज़ एसोसिएट हुई जो कतई नहीं होनी चाहिए। वी नो कि लाहौर और लाहौरिये यहाँ के रहने वाले ऐसे नहीं हैं। ऐसे इवेंट्स का क्या
इम्पैक्ट पड़ता है आप जैसी कैंपेन्स के ऊपर, और कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं? इसके लिए ज़रा, क्योंकि आपकी बड़ी डीप एफिलिएशन है लाहौर के इवेंट्स के साथ, तो इसको आप कैसे? जी बिल्कुल, देखिए ये लंबा फिक्रिया था हम सब के लिए, लेकिन हमारा जो लाहौर है वो बहुत पॉजिटिव है। ये जिंदा दिलाने लोगों का लाहौर है। तो लाहौर के जो यंगस्टर्स हैं, जो कि चेस विनर्स हैं, लाहौर के अंदर जो अच्छा पढ़ने वाले हैं, जो लाहौर को अच्छा दिखाते हैं, तो इंस्टेंट हम उन पे बात करें, और ये जो लोग जिनकी वजह से लाहौर शहर बदनाम या पाकिस्तान हो रहा है, उस पर अगर हम कम बात करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर। अगर इस वक्त आपको कोई ऐसा शख्स देख रहा है जिसने लाहौर नहीं देखा हुआ, तो वो क्यों देखे लाहौर? आप उसे क्या कहेंगे? जिन्हें व्हाई ही शुड कम टू लाहौर? बिल्कुल, लाहौर सेफेस्ट है, लाहौर खूबसूरत है। अगर जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया ही नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक लाहौर का मैप डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, अगर कोई लाहौर आना चाहे और लाहौर को एक्सप्लोर करना चाहे, तो इस्लामाबाद के अंदर जैसे 5 ट्रेलें हैं, तो लाइफ एट लाहौर एक मैप डेवलप कर रही है, जिसके ऊपर जो वर्ल्ड सिटीज डेज 31 अक्टूबर को हम लॉन्च कर रहे हैं। आपके पास एक दिन है, आपने शुरू होना है सुबह से लेके शाम तक। यू हैव टू कवर 42 डेस्टिनेशंस ऑफ लाहौर। अच्छा, अगर आपने वो 42 जगहों पे जाके वो खाने खा लिए, वो तस्वीरें खींच ली, और उन लाइब्रेरीज और उन म्यूजियम्स को विजिट कर लिया और टिक मार्क कर लिया, तो हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे कि यू आर अ लाहौरी। ये जितने भी ग्लोबल ट्रैवलर्स हैं, उनके लिए हम एक मैप क्रिएट कर रहे हैं। सही, ठीक है, कि ओवरऑल लाहौर आकर वो किन किन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कश, बहुत शुक्रिया, एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप जिस अंदाज का एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करें दुनिया भर में। और एक बात मैं और कहूँ कि ये इनका इनिशिएटिव लाहौर को लेकर है। आप ऐसा इनिशिएटिव अपने शहर के लिए ले सकते हैं, और इस तरीके से हम अपने हर शहर को दुनिया के सामने लेके आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बिल्कुल, और कश्फ हमारे साथ मौजूद थे। अभी मैं एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। चूंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो इस हवाले से खुशी बट हमें कुछ एक्सरसाइज बताने वाली है। सो ओवर टू यू खुशी। थैंक यू अर्मला। आई नो आज वर्ल्ड हार्ट डे है, सो एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट के हार्ट को कैसे हेल्दी रखा जाए। Heart is a muscle, so it needs exercise as well to stay healthy. So guys, आज हम कुछ strength weight exercises करेंगे, कुछ cardio exercises mix करेंगे, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है, heart health के लिए ज़रूरी है कि हम weight training करें, interval trainings करें, conditioning अच्छी होनी चाहिए, blood pump होना चाहिए heart में. So we can do even yoga, people who don't want to do high intensity workouts. Heart health के लिए ज़रूरी है कि आप exercise करते रहें. इसको आप exercise नहीं देंगे तो healthy नहीं होगा. If you want your heart to be healthy and you want to stay safe, so you have to exercise, you have to get moving. So guys, I'm going to start with first exercise with the dumbbells. Weight और cardio mix करवाऊंगी. Very basic exercise है. We're going to start with front squats. Guys, keep your chest upright, elbows in, and shoulders के ऊपर आपने dumbbells रखने. And as you go down, breathe in, and as you come up, extend, hips in, stomach in, and breathe out. Okay, second exercise is very basic as well. Keep your chest up, shoulders rotated back, lumbar slightly curved. It's called deadlift. You have to move your hips towards the wall and slightly bend your knees and go to your mid chin. And as you extend, you breathe out. Go down, chest up, shoulders back, सामने देखने, towards the wall, hip towards the wall, and extend and breathe out. Breathe in before going down. Breathe up, breathe out as you stand tall. Okay guys, next exercise is called thrusters. ये cardio में भी है, shoulder की भी exercise है. So ये one of the cardio exercises है जो heart के लिए बहुत अच्छी है. As you squat down, breathe in. As you extend your arms, breathe out. And third exercise is on the floor, burpees, one of the very amazing exercises. I love this exercise. So guys, you should do it at home. आपका heart rate थोड़ा सा ऊपर जाएगा, depends on your speed as well. So we're going to go down, chest down, jump back, stand, hands towards the ceiling and breathe out. One more time guys, hands down, weight on your palms, jump back, chest down, jump forward, stand and hands towards the ceiling. And guys, on the last exercise is on the ground as well. इससे भी आपका हार्ट रेट थोड़ा सा ऊपर जाएगा. उसमें ये है कि जो बर्पीज थी इसमें बहुत ज़्यादा जंप थी तो आपका हार्ट रेट ज़्यादा ऊपर जाता है. माउंटेन क्लाइंबर इज़ अ फुल बॉडी एक्सरसाइज एज वेल लाइक बर्पीज. इसमें भी हार्ट रेट ऊपर जाएगा, नहीं उतना नहीं ऊपर जाएगा जितना आपके बर्पीज में गया. सो वेट ऑन योर पाम्स, ऑन योर टोज एंड पुल द नीज टुवर्ड्स द चेस्ट. कीप योर स्टमक इन एंड ब्रीथ आउट.
सो गाइस ये आपने 4 एक्सरसाइज हैं, लाइक 30 सेकेंड्स ईच एक्सरसाइज आपने रिपीट करनी है, 4 to 5 राउंड्स करने हैं। एंड गाइस फॉर योर हार्ट यू नीड टू ईट हेल्दी एज वेल, हेल्दी फूड, फिश खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, बीन्स खाएं, दीज आर वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। आप और भी चीज़ें हैं, इफ़ यू सर्च फॉर इट, या आपको जेनेटिकली ये प्रॉब्लम है हार्ट की, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट, ताकि उस चीज़ को आप प्रिवेंट कर सकें। सो गाइज आई होप you stay healthy and your heart stay healthy. So guys, take care of yourself and take care of others. और बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह सुबह एक्सरसाइज बता दी वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से, और अच्छी डाइट भी खानी है। अच्छा जनाब, अच्छी डाइट से याद आया कि जिन लोगों का चीट डे है उन्होंने आज खानी है हलवा पूड़ी, और हमने आपसे लेनी है इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। आप देखें आज का देसी फूड, और हम मिलेंगे कल। बाय। नाजरीन, आज मैं नाश्ता करने आई हूँ रॉयल पार्क बट हलवा पूरी पे। इनकी ख़ास बात तो ये है कि 1955 से ये हलवा पूरी बना रहे हैं, और बनाते भी देसी घी में हैं। चले आए, चलकर देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है, और कस्टमर से पूछते हैं कि उनको यहाँ की ख़ास बात क्या लगती है। आप कहाँ से आए? मैं मॉडल टाउन से। अच्छा, कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं माशाल्लाह 30 साल से तो मैं आ रहा हूँ। पहले उससे पहले मेरे बड़े भाई वगैरह, पेरेंट्स वगैरह आते थे, सारी फैमिली। आप इतनी दूर से 30 साल से यहाँ से हलवा पूरी खा रहे हैं, तो क्या खास बात लगती है आपको यहाँ की? उनका टेस्ट, उन्होंने अपना क्वांटिटी को गिराया नहीं, स्टैंडर्ड अपना वहाँ पे रखा है। टेस्ट वैसा ही है जैसा होता है। कीमे वाली टिक्की ले लें आप, इनका पूड़ा ले लें, हलवा ले लें, चने ले लें, जो उसको भुजिया भी कई लोग पंजाबी में कहते हैं, उसमें चने लैदा होते हैं और आलू लैदा होते हैं। आप कहाँ से आई हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं मॉडल टाउन में रहती हूँ, और अभी रिसेंटली मैं न्यूयॉर्क से आई हूँ। तो मेरे वालिद साहब बचपन में हमें यहाँ पर लेकर आया करते थे, तो बस वही यादें ताज़ा करने आज। क्या ख़ास बात लगती है आपको यहाँ? अब तो बहुत सी जगहें खुल गई हैं लाहौर में, लेकिन जो पुरानी जगह हैं इस तरह की, उनका अपना ही एक टेस्ट है और उनकी अपनी एक रवायत है। तो बस आई थिंक कि हमें अभी भी अपनी वो रवायत को कायम रखना चाहिए। तो बस इसीलिए फिर हम मुड़ के इन्हीं जगहों पर आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर अदनान भट्ट साहब। आप मुझे बताएं, आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं। मैं यहाँ जब आया था, वैसे तो दादाबू ने 1955 से ये काम शुरू किया हुआ है, तो तीसरी जनरेशन है ये। बीच में डैडी ने भी किया, ताया अबू भी साथ है। आपके नाश्ते की ऐसी क्या खास बात है जो लोग दूर दूर से नाश्ता करने आते हैं? ख़ास बात यही है जी कि जो हमारे कस्टमर हैं वो भी नस्ल दर नस्ल ही आ रहे हैं। जो अपने दादा के साथ आते थे वो इसी तरह वो नस्ल दर नस्ल चल रहा है। रेसिपी वही है जो बड़ों ने बताई ही है, उसी पे अमल कर रहे हैं। तो इसीलिए टेस्ट वही है, जो लोगों को डेवलप हो चुका है तो वो फिर आते हैं। आप क्या क्या सर्व करते हैं? इसमें हमारे पास पूड़ी होती है, इसमें हलवा है, और माल पूड़ा जिसे मीठा पूड़ा बोलते हैं, सादा कतलम्मा होता है, और इसमें कीमे वाली टिक्की होती है। आप पूरी किससे बनाते हैं? ये पूड़ी मैदे से ही बनती है, लेकिन इसमें आटा भी ऐड करते हैं, जिस वजह से ये ज़रा क्रिस्पी हो जाती है, और इस ऑयल ये कम उठाती है, फिर इस वजह से ऑयली ज़्यादा नहीं रहती है। लोग इसलिए इसको ज़रा इजीली फिर खा लेते हैं। और लोग नाश्ते में ज़्यादातर डिमांड किसकी करते हैं, हलवा पूरी की या फिर टिक्की की? लोग पूड़ी हलवा तो चलता ही है, लेकिन कीमे वाली टिक्की भी लोग बड़े शौक से खाते हैं। आप जिस एरिया में बैठे हुए हैं यहाँ पर तो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे ऑफिसेज भी हैं, तो मशहूर शख्सियात कौन कौन सी आती हैं यहाँ पर? बहुत सारी मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, जिनमें समीना पीरज़ादा हैं, शान है, सैमा है, और रीमा है, लैला ज़ुबैरी हैं। मैंने इनको अपनी आंखों से देखा है यहाँ बैठ के नाश्ता करते हुए। सियासतदानों में बहुत ज़्यादा मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ खुद आके नाश्ता करते थे, जब वो वज़ीर ख़जाना भी नहीं थे। इनके अलावा और बहुत सारी शख्सियात हैं, तकरीबन सारी। सिंगर वगैरह आते हैं? सिंगर वगैरह, मैडम नूरजहां खुद आके यहाँ नाश्ता करती थी।
और वो ऐसे छुप के बैठती थी कि किसी को पता ना चले कि मैं आई हुई हूँ। अच्छा ये बताएं, जब मैडम नूरजहां यहाँ पर आती थी नाश्ता करने तो ज़्यादा शौक से क्या नाश्ता करती थी? वो हलवा पूड़ी के बड़े शौक से करती थी, कीमे वाली टिक्की बड़े शौक से खाया करती थी। आप यहाँ पर तकरीबन 70 साल से काम कर रहे हैं और लोगों का बहुत ज़्यादा रश भी होता है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर नाश्ता करने आते हैं, तो आपने सोचा कहीं और भी ब्रांच बनाई जाए? जी पहले तो माशाल्लाह यहाँ पे बड़ा काम ठीक था, अब यहाँ पे थोड़ा रिहाइश भी कम हो गई है। यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के ऑफिस थे, उसकी वजह से भी बड़ा लॉस हुआ हमें, वो बंद हो गई है फिल्म इंडस्ट्री सारी, तो हमारे काम को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो इंशाल्लाह बनाएंगे, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि एक दो ब्रांच बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, मेरे लिए देसी घी की बनी हुई पूरी, हलवा और मटन की टिक्की और उसके साथ आए हैं चने की भुजिया। इसको ट्राई करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लजीज है और इस तरह बाहर बैठ के खाने का अपना ही मज़ा है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने में। अल्लाह हाफिज़।